अस्सलामुअलैकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ एक मरतबा फिर सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करेंगे। लेकिन आज सीरत का कोई वाक़या नहीं, लेकिन कुछ मैंने पढ़ा तो उसको सीरत से अगर हम कनेक्ट करें, पढ़ते भी हैं तो जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी कोशिश होती है। और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी पढ़ें, लेकिन मसला ये है कि वो फिर इंस्पायर नहीं होते। सही है। लेकिन बहरहाल मैं तो कोशिश करता रहूँगा। हाँ, इंस्पायर करने मेरा पैगाम पढ़ंत है जहाँ तक पहुँचे। हाँ। जहाँ तक पहुँचे लोगों भाई पढ़ो। तो इब्ने खुल्दून जो है बहुत मशहूर मुकद्दमा के राइटर। बिल्कुल बिल्कुल, मुकद्दमा बड़ी मशहूर किताब। तो अब इब्ने खुल्दून ने एक जगह लिखा कि जो ग़ुलाम कौमें होती हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है, ग़ुलाम कौमों का जो चलन है वो क्या होता है। ग़ुलाम कौमें हमेशा किसी ऐसी कौम की तरफ देखेंगी जो कि तरक्की याफ्ता हो या उनसे बहुत आगे हो, डोमिनेंट हो, और फिर वो उसको फॉलो करने की कोशिश करती हैं। यानी कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं चलो हम भी यही कर लेते हैं, वो जैसे रहते हैं चलो हम भी वैसे ही रह लेते हैं, वो जैसे कपड़े पहनते हैं हम उसी तरह के कपड़े पहनने में अपनी शान और शौकत समझेंगे, और फिर उसको हम ये समझेंगे कि देखो हम भी कितने तरक्की याफ्ता और हम कितने तरक्की याफ्ता हो गए। उन जैसी ज़बान हम बोलने की कोशिश करेंगे और फिर हम कहेंगे देखो हम तो तरक्की के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो ये ग़ुलाम जहनियत जो होती है वो ये होती है। लेकिन जो आज़ाद जहनियत होती है वो क्या करती है, वो अपने आप को, अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी ज़बान को, अपने चलन को दुनिया में बढ़ाती है और पेश करती है कि देखो हम चाहे तादाद में कम हैं, चाहे ताकत में बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारी शनाख्त ये हम हैं, ये हमारा ओढ़ना बिछोना है, ये हमारा लिबास है, ये हमारी ज़बान। बिल्कुल। और इसका बेहतरीन जो आजकल के दौर में आपको मिसाल मिली, आप कतर को देखें नाज़रीन। हाँ, कतर ने जैसे फीफा कराया, हम तो फीफा पे अटके पड़े हैं, नहीं जैसा कतर ने फीफा कराया आप उसको देखें कि उसने दुनिया में ये बताया कि हमारे डोर स्टेप पे आए हो तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे, तुम्हारी भी बात करेंगे लेकिन बात हमारी होगी जी। फाइनल वर्डिक्ट हमारा है, बाकी आप करें, एंजॉय करें, उससे कोई नहीं आपको रोकता। और इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल ने एक शेर के पैराए में बयान किया था कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। उन्होंने क्या बता दिया कि जो हम मग़रिब की तरफ देख रहे हैं और अपने आप का मवाजना मग़रिब से कर रहे हैं, ये मत करो क्योंकि तुम कौमे रसूल हाशमी हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, वो कौम हो, ये सबसे ख़ास कौम है। इस आइडेंटिटी को तो जगाओ ना अपने अंदर, ज़रा इसे जगा लो। इसको जगाने के बाद फिर देखो तुम दुनिया में कहाँ पहुँचते हो। हाँ, फॉलो करते रहोगे तो बस फिर कहीं नहीं पहुँचोगे, फिर वो तुम हमेशा सेकंड क्लास सिटीज़न ही रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, ये है जी कौमे रसूल हाशमी का मनसब और मर्तबा और मकाम, कि उसको फॉलो करने में, उसकी तरफ जाने में दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। बिल्कुल, ये है बेसिक पैगाम। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अपने उसूलों से अगर आपने समझौता कर लिया, यानी कि अपने उसूलों पर आपने समझौता कर लिया, तो फिर तो आपके पास बात करने को बचा कुछ नहीं ना। बिल्कुल। फिर तो अगले आपको डिक्टेट कराई जाएंगे और आप मजबूर होते जाएंगे और होते जाएंगे, तो वो मजबूरी कहीं एंड नहीं होगी। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे स्टैंड लेना है कि भाई दिस इज द लिमिट और मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। बिल्कुल, इकबाल ने बिल्कुल कह दिया था। इकबाल साहब भी तो फिर छाए हुए हैं ना भाई। हाँ। इकबाल साहब ने भी हर वो बात करके बताई है जो कि आज के दौर में तो खैर बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। और अपने दौर में भी जब उन्होंने ये बातें लिखी होंगी, जाहिर है उन्होंने ऑब्जर्व करके ही एक चीज लिखी है। तो ये हर चीज, ये एक है टाइमलेस है भाई। इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह टाइमलेस है। नाजरीन, ये तो थी आज की एक काम की बात जो कि इब्ने खुल्दून से जो है वो रवाना हुई और इकबाल तक पहुंची। बुनियादी मकसद सीरत था। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अब आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं। इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई या जेल काटने वाले पार्टी अरकान के बगैर भी हो सकते हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पंजाब हुकूमत ने अमराज चश्म की एवास्टन इंजेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। कत्ल होने वाली सारा इनाम और नूर मुकद्दम के लवाहिकीन का अदालत से इंसाफ का मुतालबा। शेखुपुरा में मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी ट्रेन से टकरा गई, 20 अफराद जख्मी। एशियन गेम्स ख़वातीन क्रिकेट सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त, लंकन वीमेंस टीम फाइनल में पहुंच गई। ईरान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में दाइश के 28 अरकान गिरफ्तार।
कनाडा में बैनुल-अक़वामी दबाव से बालातर होकर नेज़र कत्ल केस पर शफाफ तहकीकात यकीनी बनाए अमरीका। चीन में कोयले की कान में आग लगने से 16 अफराद हलाक। सऊदीया के बाद कई और ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, इसराइली वज़ीर ख़ारजा। समुद्री तूफान ओफेलिया अमेरिकी रियासत कैरोलिना से टकराने के बाद कमज़ोर पड़ने लगा। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़, और 60 सेकंड न्यूज़ में आपने देखा क्या क्या हो रहा है दुनिया में। सऊदीया के बाद कई और ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, ये इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया। लेकिन नाज़रीन, उनके कहने से पहले हम यहाँ पर ये 2 अदद नाचीज़ बैठे, नाज़रीन ये नाचीज़ किस्म के गरीब गोरबा बैठे हैं, इन्होंने भी कह दिया था, इन्होंने भी बता दिया था जब सऊदी अरब में जब बाप ने कर लिया तो फिर बाप बेटे जो रह गए हैं वो भी कर लेंगे जाए। तो ये आप इसको नाज़रीन एक घर से तशबीह दें, एक बाप का फैसला और उसके बाद फिर बेटे किस राह पर चलेंगे ये आप बता सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत औक़ात बाप गलत फैसला करे तो बेटे अड़ भी जाते हैं। वैसे बताना पड़ता है कि देखो भाई ये मामला सही नहीं है, लाखों करोड़ों, लेकिन यहाँ तो बात इंटरेस्ट की है ना, यहाँ तो बात वो है नहीं, सही गलत तो है, उसूल है, और एक तरफ इकोनॉमी है। हाँ, सही गलत तो बात ही खत्म हो गई। तो सारा पैसा, मटेरियल, मादनियात और ये सारी चीजें, मादा परस्ती, सॉरी मादनियात कहाँ से आ गई, मादनियात मादा परस्ती का एक एलिमेंट है आजकल के दौर में, बिल्कुल। लेकिन ये है कि बात तो उसूलों की रह नहीं गई अब, बिल्कुल, अब तो बात कमर्शियल हो गई, कमर्शियल हो गई है। तो वो तो भाई कह रहे हैं हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे और खुल के जो है वो और मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी कहा है कि अमन अगर चाहिए मुस्लिम उम्मा में या मुस्लिम दुनिया में अमन चाहिए और वेस्ट में अमन चाहिए, तो उसका जो बेहतरीन रास्ता है वो मुस्लिम्स और वेस्ट के लिए इसराइल को तस्लीम करने से बनता है। कुछ इस तरह की बात भी उन्होंने की है कि इसराइल के साथ अमन होना चाहिए तो फिर ही वेस्ट और मुस्लिम दुनिया में अमन होगा, कुछ ऐसी बात भी उन्होंने की। बस ठीक है जी, जी 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 जी, बस जी 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 जी, बस यही मैं कहता हूँ। जी जी जी, जो कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, आपकी तो खैर हो। चलो ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एशियन गेम्स आपने देखा, उसकी इफ्तिताही तकरीब कैसी देखी? क्या खूबसूरत, मजा आया, वैसे है ना, मजा आया। और बड़ी जबरदस्त उन्होंने वेलकम भी दिया, और पाकिस्तान का जो दस्ता था जो यहाँ से गया हुआ था वो भी अच्छे लग रहे थे, मुझे अच्छे लगे। दस्ता तो काफी हंसता बस्ता गया था। हाँ, बस एक चीज की मुझे थोड़ी सी कमी लगी, वो ये था कि बाकी टीमें जब आ रही थी ज़ाहिर अपना सारा वो लेके ना, अपना स्क्वाड लेके, हाँ ताल तंबूरा, बिल्कुल, तो वो अपने अपने लिबास में आ रही थी नाज़रीन। और चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान के कौमी लिबास में खवातीन के लिए दुपट्टा तो है, मतलब वो एक है। अब आप पहने ना पहने वो अलग चीज है, कोई डंडा लेके आपको नहीं पहनाएगा, लेकिन ये है सही। तो अगर वो खवातीन ने बड़े मजेदार कपड़े पहने थे, शलवार कमीज पहनी थी और ऊपर वेस्ट कोट पहनी थी ग्रीन, तो उसके साथ अगर गले में हल्का सा दुपट्टा भी डाल लेते तो मुझे शायद ज्यादा अच्छा लगता। एक वो सिंबॉलिक जेस्चर तो हो जाता, बेशक आप ना पहने जाए क्या हो जाता। बाकी तो जाहिर है गेम खेलते हुए तो आप दुपट्टा नहीं, आप क्या समझाएंगे आपको हम, क्या क्या समझाएं, कितना समझाएं, कहाँ? क्योंकि बाकियों ने मैंने फिर गौर से देखा, उनके बाद भी मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या बाकियों ने भी अपना कोई पहना हुआ है, कोई इस तरह से सिंबॉलिक वो किए, तो उन्होंने सबने बड़े अच्छे अपने तरीके से सब अपने वो करते हैं काम, अपना रीजनल कल्चरल जो चीजें वो फॉलो करते हैं। बहरहाल दस्ता तो गया था। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की खवातीन की टीम ने कल जो मैच खेला है, बस मैं तो मायूस ही हो गया, शदीद मायूस हो गया, सेमीफाइनल हार गई वो कल। मैंने तो उनकी हालत देखी है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, तो इसलिए मुझे तो मायूसी होती नहीं है। मैं तो कहती हूँ भाई अल्लाह की, वॉलीबॉल वालों ने अच्छा खेला, वॉलीबॉल वालों ने, लेकिन फिर वो भी हार गए। और टेनिस वाले अब शुरू हुए हैं, हॉकी वाले अब शुरू हुए हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। लेकिन बस चलो ठीक है, हिस्सा तो ले लिया ना हमने, अब आप कोशिश करें अपने आप को आगे बढ़ाने की वाकई। अच्छा, वो तराने की न्यूज़ आ गई है, अली जफर के तराने की न्यूज आ गई नाज़रीन। क्या भाई? ये मैं बताती हूँ आपको, गुज़िश्ता हफ्ते हुआ ये था कि आईसीसी ने जो वर्ल्ड कप का ऑफिशियल तराना जारी किया, तो शायकीन को तो खास वो पसंद नहीं आया। शायकीन ने कहा, वैसे तो मिला जुला रुझान था उसका सोशल मीडिया पे, लेकिन ज्यादा हाईलाइट वो हुआ कि शायकीन को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने बोले अजहर अली कहाँ से आ गया, अली जफर क्या हो गया, इधर निकल रही है मादनियात, अजहर अली। नहीं, जहन मेरा बड़ा क्लियर है, बस ये अल्फाज ड्राइव बाय हो जाते हैं। तो अली जफर जो है साइकोलॉजिकल ना इशू होता है शिफा, मैं आपको बताऊं। अच्छा, क्या? कहीं कोई आपके जहन में कुछ परेशानी चल रही है, कोई ऐसी चीज चल रही है जो आपको फोकस नहीं करने दे रही, इसीलिए अल्फाज और जहन ये एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे है मसला। आप सोचें तारे जो नहीं होता स्पार्क प्लग के साथ कुछ मसला है, वो नहीं हो रहा। अच्छा, खैर बहरहाल अली जफर से फरमाइश की थी उन्होंने कि भाई वो क्रिकेट वर्ल्ड कप का गाना जारी करें, आप ही बनाएं, भाई बनाएगा तो कुछ बनेगा, वरना तो मजा नहीं आ रहा। शायकीन की पुरजोर फरमाइश पर आखिरकार अली जफर ने आम मादगी का इजहार कर दिया है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है एक्स पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने कहा ये कि मेरे जहन में एक आइडिया तो है,
लेकिन किस तरह मैं और आप मिलकर एक शाहकार तैयार कर सकते हैं, ये मेरे पास मेन आइडिया तो है, लेकिन आपकी मदद चाहिए होगी, ये भी उन्होंने लिखा है। अब क्या है, वो पिछली दफ़ा की तरह उन्होंने एक जो तराना बनाया था जिसमें उन्होंने बिट्स एंड पीसेस जोड़े थे, आवाम से उन्होंने मंगाई थी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स और इस तरह का करके, क्या उस किस्म की कोई चीज़ होगी, क्या होगा ये फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि नए मौसीकारों, लिखारियों और प्रोड्यूसर्स के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका आन बैठा है, बस आ गया। और उन्होंने ये भी कहा कि सबको दावत दी जाती है, वो अपने आइडियाज़ शेयर करें, कोई लिंक या वीडियो उन्हें भेज दें, जिस तरह से भी वो चाहें अपना इजहार कर सकते हैं कि किस किस्म का गाना होना चाहिए। बाकी सब लोगों की तरह भी जो है हम मुंतज़िर हैं आप लोगों के। तो अब देखें, शायकीन जो कह रहे थे अच्छा नहीं लगा, वो क्या गुल खिलाते हैं, पता लगेगा। और ये बना लेंगे तराना और फिर उसके बाद जो है वो कमा लेंगे, और जिन्होंने भेजा होगा उनको क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं, बस मैं नहीं भेज रहा, इसीलिए आइडिया तो मेरे पास भी है। अच्छा, हाँ, बस सही है नाजरीन, ये तो आपको बात तो समझ आई गई होगी। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मोहम्मद आसिफ को जानती हैं आप? कौन? फास्ट बॉलर है। हाँ, जरा अच्छे तगड़े से भी हैं, चौड़े तगड़े नहीं है, पतले से तगड़े, इतने तगड़े मतलब वो हाइट में है, हाइट लंबे, लेकिन लंबे और तगड़े में फर्क। शिफा, प्रॉब्लम है कोई साइकोलॉजिकली आपके साथ कुछ हुआ? नहीं, वैसे इतनी वो पतली बिल्ड भी नहीं है उनकी, वो सही है, कोई मसला बिल्ड उनकी ठीक ही है, मतलब वो बहुत हैवी नहीं है। नहीं, छुट्टी में लूंगी, छुट्टी में लूंगी। ओ भाई, ये नहीं हो रहा यहाँ पे भाई, ये क्या बात हुई? हम काम करते रहे, मतलब वो कह रहे हैं, देखे वो कह रहे हैं मुझे छुट्टी लेने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो भाई ऐसे कोई नहीं हो रहा, आप ठीक है बिल्कुल चले। फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ जो थे पाकिस्तान के साबिक, उनकी तरफ से बाबर आजम के बारे में कुछ बातें आई। उन्होंने बेसिकली अपना एक स्पेस सेशन किया था। उन्होंने बेसिकली स्क्वाड पर जरा तनकीद की, फिर उन्होंने कहा कि हमारे स्क्वाड में तमाम औसत दर्जे के फास्ट बॉलर्स हैं, कोई भी खास नहीं है। और उन्होंने कहा कि जी मैंने बाबर आजम को ZTBL के ट्रायल्स में मुंतखब कराया था, आप उनके वालिद से भी पूछ सकते हैं। अच्छा। बाबर आजम बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं और उसकी वजह से रिजवान पर दबाव बढ़ जाता है। और मैं आज भी अगर बाबर आजम को गेंद कराऊं तो मेडन ओवर करवा सकता हूं, और बाबर आजम को आप अच्छी गेंदें कराएंगे। हमारे जैसे जो लोग हैं मेडन ओवर वाले, वो उनके लिए बताए भी तो सही ना, मेडन ओवर क्या होता है? अच्छा, मेडन ओवर, मेडन ओवर हम जैसे भी तो बैठे हैं इधर भाई। सॉरी खवातीन, कुछ ऐसी खवातीन भी है नाज़रीन, अब माइंड ना कर जाना, लेकिन कुछ ऐसी खवातीन भी है जो एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी कह देती है, मतलब ये गुजर रही होती है और कहती है वो जा रही थी। मेडन ओवर वो होता है कि बॉलर ने 6 की 6 गेंदें डाली और बैट्समैन कोई रन ना बना सका, पूरे ओवर में कोई रन नहीं बना। ठीक है, यानी कि कामयाब जो है आपका बॉलर हुआ। जी, 6 की 6 गेंदें, उस पर कोई रन ना बना सके बैट्समैन, तो ये मेडन ओवर होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं मैं आज भी बॉलिंग कराऊंगा ना। लेकिन मेडन ओवर क्या, ओवर में क्या मेड इन हुआ? मेड इन अंग्रेजी वाला मेड इन नहीं है ये, मेड इन MAIDN। अच्छा, मुझे लगा वो मेड इन पाकिस्तान। मेड इन ओवर होता है जो कि 6 बॉलें डॉट बॉल्स कहलाती हैं, वो डॉट होता है मतलब कोई रन ना बना उसके ऊपर। अच्छा, ठीक है, तो मेड इन ओवर हो जाएगा। अब आसिफ के बारे में बेसिकली ये जानते तो हम हैं कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड एंड द वर्ल्ड हैज सीन, ये तो तय है। अच्छा, अच्छा खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन, बहुत ही आला। फिर खैर उनसे गलती हुई, वो स्पॉट फिक्सिंग हो गई, फिर उसके बाद बहरहाल दूर हो गए, वो क्रिकेट से दूर हो गए। अब वो बाहर हैं, अपना यूट्यूब पर उन्होंने अपने आप को और वो मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन ये बयान बड़ा अहम है। बाबर आजम के वालिद साहब ने फिर इस बात का जवाब दिया। अच्छा जी, अब्बू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई बाबर को 16,800 रुपये जो पहली तनख्वाह मिली थी, उसने बाबर को आगे बढ़ने में मदद दी। और अव्वल तो ये वक्त नहीं आएगा कि आप बाबर को बॉलिंग कराएं, लेकिन अगर आपने कभी बाबर को बॉलिंग कराई तो बाबर हर सूरत में आपका ओवर मेड इन खेलेगा, कोई रन नहीं बनाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो आपका एहतराम करता है। और आपने गवाही दी थी ZTBL में। हुआ क्या था, आजम सिद्दीकी ने बताया कि बाबर जब अंडर 16 का वर्ल्ड कप खेल कर आया ना, तो मॉडल टाउन ग्राउंड के साथ एक क्लब स्कूल ऑफ क्रिकेट हुआ करता था, उस क्लब के साथ बाबर क्लब का मैच हुआ। तो दूसरी तरफ मोहम्मद आसिफ कमबैक की तैयारियां कर रहे थे, अब वो भी ये मैच खेले। बाबर ओपन कर रहा था, मोहम्मद आसिफ ने अटैक किया बॉलिंग से, तो बाबर ने उस मैच में 84, और आसिफ ने उसको आउट किया था, लेकिन बाबर ने बड़ा अच्छा खेला था और बाबर बड़ा दिल बर्दाश्ता बाहर आया। और फिर मैंने जब उससे पूछा तो बाबर ने कहा कि आसिफ भाई ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है, मतलब वही स्लेजिंग जो कर रहे होते हैं ना जब बॉलर पिट रहा होता है। तो बहरहाल मैंने बाबर को कहा कि भाई तुमने भी तो उनको बहुत 11 चौके मार दिए। तो खैर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबर जो है वो ZTBL अकेडमी में बाबर का ट्रायल हो रहा था, वहाँ पर मोहम्मद आसिफ आए। जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ था तो बाबर पैड्स वैड बांध रहा था, तो आसिफ ने कहा भाई छोटू किधर भाई, तो बाबर ने कहा कि आसिफ भाई ट्रायल है मेरा। तो उस वक्त वो बैंक वालों के पास गए और बड़ी सख्ती से आसिफ ने क्या कहा बैंक वालों को कि तुम इस लड़के का ट्रायल ले रहे हो,
इसने तो मुझे मार मार के बुरा हाल कर दिया, इसका ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है, इसका नाम लिखो, टीम में डालो इसको, अच्छा। ये बड़ा काम आएगा तुम्हारे ये लड़का। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये तो जब आप कह रहे हैं तो ठीक है भाई। तो उन्होंने खैर रखा और उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद आसिफ के बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना करें। बहरहाल फिर उन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दी, लेकिन ये चीज़ हुई थी। देखें ये मामला चल रहा है, कैसा सख्त चल रहा है मामला जी। बड़ा। अब वर्ल्ड कप का मामला है सख्त, भाई बिल्कुल। जाहिर है अच्छे बॉलर्स होने चाहिए। हाशिम आमला साउथ अफ्रीका के उनका खिलाड़ी, क्या है, उनकी भी कोई प्रेडिक्शन उन्होंने पेश गोई की, हर शख्स अपने 4 सेमीफाइनलिस्ट बता रहा है बिल्कुल। तो उन्होंने 4 सेमीफाइनल की टीमों की जो है वो दी है पेशन गोई, और उसमें उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचेगा, ओके, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया तो होस्ट नेशन है, अच्छा खेल रहा है, बेहतरीन खेल रहा है भाई, अजीब बेहतरीन खेल रहा है वो तो। कभी कभी तो तारीफ करते हुए मौत आती है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा खेल रहा है। तो बहरहाल फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, चूंकि हाशिम आमला का ताल्लुक वहीं से सही है, अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इंग्लैंड भी पहुंचेगा वहां पर और पाकिस्तान भी पहुंचेगा। तो ये उन्होंने 4 निशानदेही की थी टीमों की। ऑस्ट्रेलिया जो चैंपियन है उसको इन्होंने नहीं शामिल किया। अच्छा बिल्कुल। और इसके अलावा न्यूजीलैंड भी नहीं शामिल किया उन्होंने। हाँ, इसके अलावा क्रिस गेल ने भी 4 टीमें बताई थी। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, उसमें साउथ अफ्रीका नहीं रखा था उन्होंने। वेस्ट इंडीज तो खैर बेचारा पहुंचा ही नहीं है। तो ये पेश गोइयाँ हो रही हैं। आप बताएं कौन जीतेगा? आपसे हम लेते हैं एक्सपर्ट पेश गोई, मेड इन ओवर, बताएं। नाजरीन, इंडिया तो है, इंडिया ही इंडिया है। चलो ठीक है। फिर आप साउथ अफ्रीका को भी रखें। चलो ठीक है। और आप 2 टीमें तो पहुंचा दी आपने। 2 टीमें पहुंचा दी, वो पहुंचेंगी। हालांकि और मुझे ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया भी। चलो और चलो अब रहना तो इसी मुल्क में है, तो पाकिस्तान भी ना। आपको कौन सा हमको इमिग्रेशन करवा रहे हैं? क्या पता बाहर निकाल दें, मुल्क बदर कर दें, कोई एक्साइल में ना भेज देना। इसलिए कह रही हूँ कि अब रहना भी इधर है। कहाँ जाएंगे? दुबई जाएंगे आप? बरतानिया। अच्छा चलो ठीक है। तो दुबई में गर्मी बहुत होती है। अच्छा फिर ठीक। बरतानिया का मौसम अच्छा है ना, बरतानिया जाएंगे हम। और लेकिन बहरहाल दुबई की बात जो की है, वैसे दुबई से मुझे याद आया कि दुबई ने एक जबरदस्त काम का ऐलान किया है। और वो काम ये है कि दुबई वैसे तो मजहबी सयाहत आप करें, और दुबई की आप जाके मजहबी भी करें और गैर मजहबी भी करें। दुबई में हर किस्म की सयाहत हो जाती है, ये मैं आपको बता दूं। हसीन इम्तिजाज है ये। लेकिन आप वहां पर जब मसाजिद में जाएं तो आपको एहसास होता है कि क्या खूबसूरत जलवे बिखेर रही हैं। अब क्या उन्होंने किया है? खूबसूरत मस्जिदें उन्होंने बनाई। अब एक और नया लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट कहेंगे या लेवल ऑफ अचीवमेंट है जो उन्होंने अचीव कर लिया, और वो है प्रोजेक्ट पानी के अंदर मस्जिद तामीर करने का। अच्छा। और जो अगले बरस मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि 1 साल के अंदर बन जाएगा। इस मस्जिद की 3 मंजिलें होंगी, और पहली मंजिल जो है वो ज़ेर आब होगी, जिसमें नमाजी फरीज़ा नमाज अदा कर सकेंगे, यानी कि पानी के नीचे सजदे कर रहे होंगे वो। दूसरी मंजिल पर एक हॉल तामीर होगा, जबकि तीसरी मंजिल में नुमाइशगाह होगी। अब वो नुमाइश किस चीज़ की होगी ये नहीं पता, लेकिन यह है कि मस्जिद में 50 से 75 अफराद बैक वक्त जो है वो नमाज अदा कर सकेंगे। तो बहुत बड़ी नहीं है, हाँ जी छोटी है, लेकिन ये है कि बस उसका जो मेन हाईलाइट है वो यही है कि पानी के अंदर इसमें मस्जिद में नमाज पढ़ी जा सकेगी। और इस मस्जिद की तामीर पर 5.5 करोड़ दिरहम, 5.5 करोड़ दिरहम बहुत होते हैं ये तो। और पाकिस्तानी करेंसी में 4 अरब 33 करोड़ रुपए होते हैं। इतनों के लिए तो हम IMF के आगे खड़े हो रहे हैं। 2.5 बहुत होते हैं बिल्कुल। और ये मस्जिद दुबई वाटर कैनाल में तामीर की जाएगी, और मस्जिद में हर मजहब के लोग आ सकेंगे, देख सकेंगे। और वैसे मेरा ख्याल है कि दुबई में हर मजहब के लोग जा सकते हैं मस्जिदें देखने के लिए, वो अलाउड है। मस्जिद तो कोई भी मजहब के लोग जा सकते हैं, लेकिन ये कि उसके अंदर कुछ मुनासिब लिबास पहने। और भाई अभी जैसे मैं श्रीलंका गया था, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल था, ठीक है, बड़ा मशहूर। वहाँ मैं गया वो देखने के लिए। अब वहाँ पर टेंपल की एंट्रेंस पर ही वो ड्रेस कोड चेक करते हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी थी जो कि स्कर्ट वगैरह पहना होता था उन्होंने, या शाने उनके खुले हुए होते थे, तो वो उनको चादर देते थे कि आप चादर लपेटें अपने आप को और सही तरीके से जाएं। तो मसाजिद के अंदर भी ये रूल बेसिकली ये है, लेकिन बड़ी महंगी मस्जिद बना रहे हैं भाई, तो 4 अरब रुपए की। नाज़रीन, ये तो IMF का एक जो बेल आउट होता है वो हमें 2-2.5 अरब से ज्यादा का नहीं मिलता। मतलब चलो ठीक है, होता है। खैर रुपयों का क्या करना भाई, मैं तो आजकल गोल्ड सोच रहा हूँ, गोल्ड बस। ऐसे ये ऐलान आप ऑनलाइन कर नहीं सोच रहा हूँ, मैंने क्या बोला, सोच रहा हूँ बेटा, छापे पड़ रहे हैं, छापे। हाँ सही बात है। और गोल्ड का भी मैंने तरीका निकाला, एक बता दूं आपको तरीका कार क्या है। आप गोल्ड खरीदती है ना, जब आपको गोल्ड खरीदना हो तो जेवर ना खरीदा करें, उसमें कटाई होती है। हाँ, बिल्कुल, उसमें कटाई होती है। मैं आपको साइंस की बात बता रहा हूँ। बिस्किट खरीदे, बिस्किट। अच्छा, वो बिस्किट आप खरीदेंगे ना तो बस ये गलती होती है। लोग क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप खरीद रहे हैं, सोने का बिस्किट खरीदें, छोटा सा नन्ना मुन्ना से, इतने से बिस्किट आते हैं, इतने भी आते हैं,
तो वो तोले के हिसाब से जो भी वज़न होता है, तो बिस्किट खरीदें और खाएं मत उसको। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिस्किट खरीदें। सही है। ये अगर आप खरीदेंगे जो ये होते हैं आजकल बढ़ रहा है सुना या कम हो रहा है, क्या रुझान कम बढ़ हो रहा है। आज बुलियन मार्केट शायद खुल जाए। बुलियन मार्केट बंद हुई थी पाकिस्तान में, रेट ही नहीं दे रहे थे भाई, तो वो फटा पड़ रहा है ना, क्रैकडाउन हो रहा था उनके ऊपर। तो एक तो सुनार इतने कैश में काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अजीब गड़बड़ भाई, सब टैक्स चोरी होती है। जब टैक्स चोरी होती है तो फिर उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, मार्केट ही बंद हो गई बुलियन। और जैसे एफबीआर को अभी तक पता नहीं था, सो रहे थे, सब पता होता है, सब पता होता है यार। मैंने एक और काम शुरू किया है आजकल। हाँ। मैं कहीं वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह किसी दुकान कहीं जाती हूँ ना, नाजरीन के लिए भी मैं ये बता रही हूँ कि आप भी ये काम करें। ज़ाहिर है हमारे यहाँ ताल्लुकात तो हर एक के होते हैं ना किसी महकमे में आपका कोई ना कोई वाकिफ निकल ही आता है। तो एफबीआर में आपके जो वाकफीन हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि मैं करती क्या हूँ कि मैं हर जगह जाती हूँ जहाँ पर भी, और वहाँ पर वो एक खास रसीद देते थे। पिछले अदवार से ये सिलसिला शुरू हुआ था, POS उसको कहते हैं। उसमें डिक्लेयर्ड होता है या ऊपर NTA नंबर आ रहा होता है, उसमें डिक्लेयर्ड बेसिकली ये होता है कि जो वो टैक्स आपसे ले रहा है रिटेलर, जिससे आप खरीदो फरोख्त खरीद रहे हैं सामान, वो अगर आपसे टैक्स ले रहा है तो क्या वो आगे इस रियासत को दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, हमारे नेशनल एक्सचेकर में आपका पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका जो पता है वो आप इस तरह लगा सकते हैं कि उसकी रसीद पर POS लिखा होगा या वो नीचे NTA नंबर होगा, वो आप देखकर चेक कर सकते हैं कि वो टैक्स पे करता है, या उसका एक बार कोड होगा, वो QR कोड होगा। बिल्कुल। तो वो जो रसीद है अगर आपको वैसी मिले तो फिर तो वेल एंड गुड, बहुत जबरदस्त। अगर वैसी रसीद ना मिले तो आप एफबीआर वालों को फौरन बताएं कि सर इधर छापा बनता है, तो वो फिर जाएंगे और छापा अगर मारेंगे। वो छापे पे कोई हमें कोई हिस्सा दे ना तो फिर देखें हम और ज्यादा लोग क्या होता है, विसल ब्लोअर बन जाएंगे। विसल ब्लोअर, बिल्कुल। चलें जी, विसल बज गई है हमारी, और वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में आशोब चश्म की वबा फैली हुई है और इस बीमारी से निजात के लिए पंजाब में बहुत सारे लोगों ने एक ऐसा इंजेक्शन लगवाया जो कि बुनियादी तौर पर एंटी कैंसर है, और अगर रिएक्शन कर जाए तो इंसान बीनाई से महरूम हो जाता है। और ये जो इंजेक्शन है बहुत सारे लोगों को लगाया गया और 68 अफराद अब तक ऐसे हैं जो कि बीनाई से महरूम हो चुके हैं, और ख़दशा ये है कि मुतासरा अफराद और भी हैं जो कि सामने आ सकते हैं। माहिर अमराज चश्म जनाब डॉक्टर आमिर चौधरी साहब हमारे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से, और आपकी फ़ोन कॉल्स भी हम ले लेते हैं। अगर आपको इस हवाले से कोई किसी मसले का सामना है तो आप भी मशवरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर इसका रीज़न बता दें कि ये अचानक इतना ज़्यादा आशोब चश्म जो फैला हुआ है उसकी क्या वजह है, किस तरह फैल गया ये? देखें जी, आशोब चश्म की बड़ी लंबी हिस्ट्री है। आप इस तरह मैं आपको बता दूं कि आज से 40 साल पहले जब हम हाउस जॉब कर रहे थे उस वक्त भी इस तरह ही फैलता था, और हर सीज़न नहीं, हर साल नहीं तो 1-2 साल के बाद ये वबा आती है। इसका ताल्लुक़ आम तौर पे हमारा तजर्बा ये है कि मौसम से काफ़ी ज़्यादा है। इस मरतबा मौसम हमारा ह्यूमिड रहा पंजाब साइड पे, और बारिशें होती रहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो उसके अंदर जो इसकी वायरस की लाइफ है आउटसाइड बॉडी वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इस वजह से इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है। जब इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है एक बंदे से दूसरे बंदे को लगना आसान हो जाता है। मगर ये बात है कि ये वायरस कोई बहुत ख़तरनाक वायरस नहीं है। आँखों को सुर्खी करता है, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 7 दिन में ये ठीक हो जाता है। कोई बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये इससे ज़्यादा एक्सटेंड करता है। ज़ाहिर उन दौरान तकलीफ़ तो इंसान को काफ़ी रहती है, तो इसलिए इसको प्रिवेंशन इसकी बेस्ट है ताकि हम इसे प्रिवेंट करें और आगे ना फैले। ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सही। तो अगर प्रिवेंशन की तरफ ही आ जाएं। नहीं डॉक्टर साहब, जो इंजेक्शन की बात है वो, और शोबे चश्म के लिए तो हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने कोई इंजेक्शन लगाया हो, क्योंकि वो तो आप ये सही बात कर रहे हैं कि ये अपना टाइम पूरा करता है, 2-3 दिन की ये बात होती है, और चुभन होती है, आंखों से पानी आता है और एक डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन वो वाली तकलीफ नहीं होती कि जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट की तरफ बंदा जा सके, और ना ही आज तक हमने इसकी कोई ट्रीटमेंट सुनी है। तो ये इंजेक्शन का क्या मामला है जो लोगों ने लगवाए हैं जिससे कि उनकी बीनाई चली गई?
देखिए जी, इंजेक्शन तो खैर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है ना। इंजेक्शन तो ये पाकिस्तान में इंजेक्शन 2007 में आए थे, बड़ी मशहूर कंपनी थी जेनिटेक, तो उसने ये इंजेक्शन लॉन्च किए थे। मगर इसके इंजेक्शन हुआ ये, इस इंजेक्शन की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि इंजेक्शन बेसिकली कोलोरेक्टल कैंसर की एक मेडिसिन थी। जब कैंसर के मरीज़ों को उन्होंने ये इंजेक्शन लगाए तो उन्होंने महसूस किया उस दौरान कि उनकी आँखों की हालत, शुगर के मरीज़ भी साथ थे, उनकी नज़र बहुत बेहतर हो गई इस इंजेक्शन से। इंजेक्शन उन्होंने कैंसर के लिए लगाए तो आँखों के लिए उसकी नज़र बेहतर होगी, मगर जाहिर है कैंसर की जो भी दवाई होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर डिसाइड ये हुआ पूरी दुनिया में, जापान में सबसे पहले लगे थे, उसमें जो पहले रिसर्च उन्होंने पेश की तो उसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर हम बजाय के बॉडी में वेंस में लगाने के बजाय इतनी हैवी डोज, उसका 1/80 डोज, यानी जो इंजेक्शन में डोज है उसके अगर हम 80 डोज इतना उससे कम कर लें और वो डायरेक्ट आँख में लगाएं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और नज़र भी बहाल हो जाएगी। तो ये 2007 से पाकिस्तान में लग रहे हैं और मैंने हज़ारों इंजेक्शन ये हमने लगाए हैं और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में, बल्कि हम बड़े खुश थे कि यूरोप और अमेरिका की निस्बत हमारे यहाँ इन्फेक्शन रेट सबसे कम था। बहुत लोग कहते थे इसलिए कि हमारे लोग कुछ विरद करते रहते हैं जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, कलाम पाक पढ़ते रहते हैं, इस वजह से है, कुछ और वजूहत बताते थे। बहरहाल हमारे यहाँ इन्फेक्शन रेट बहुत कम था, मगर बदकिस्मती ये हुई कि इसी इंजेक्शन में आज से चंद साल पहले यूरोप में एक तो इसी तरह के एपिसोड हुए, एपिडेमिक्स हुए, और अमेरिका में भी इस तरह के एपिडेमिक एक आधा हुआ पहले भी। तो खुशकिस्मती से हमारे कभी नहीं हुआ था। बहरहाल ये हमारा पहला एपिडेमिक है, मगर ख़ास बात यह है कि वो थोड़ा सा जब ख़बर फैलती है तो वो थोड़ी सी बदल जाती है। तो इसमें ये नहीं हुआ कि बीनाई ख़त्म हो गई, इसके अंदर इन्फेक्शन हो गई, इसे एंडोथेल्माइटिस कहते हैं, और एंडोथेल्माइटिस का ट्रीटमेंट हो जाता है। ये अलग बात है कि वो ट्रीटमेंट सर्जरी है, सर्जरी हो जाती है तो इनमें से शायद एक आधे की, बाकी सब की बीनाई बहाल हो जाया करती है। तो मगर ये है कि फिर भी मरीज़ के लिए, उसकी फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए बहुत परेशानी का बायस है, क्योंकि इस इंजेक्शन की वजह से हज़ारों लोगों की आप जो बात बता रहे हैं ये बड़ी, वैसे तो पाकिस्तान के पैराए में इसको देखें तो ये अजीब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया में तो बाकायदा तौर पे हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद उसका फैसला होता है कि बैन करना है या उसने चलते रहना है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि यूके में 1 केस आया, अमेरिका में 2 केस आए, तो उन ममालिक में तो वो 1 और 2 केस की बुनियाद पर वो इंजेक्शन बैन हो गया था। पाकिस्तान में वो चलता रहा, तो हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं था कि भाई दुनिया में कहीं और उससे नुकसान हुआ है तो हम अपने लोगों की जान क्यों खतरे में डालें। वाकई ऐसा हुआ था चलाते रहे, बंद हो गया ये इंजेक्शन? जी बिल्कुल नहीं देखें जी, ये इंजेक्शन ना तो बंद हुआ है ना इसने बंद होना है। अमेरिका में मैं गया था, वहाँ पे हालांकि अब थोड़ी सी मैं इसकी एक्सटेंशन बता दूँ कि जब ये आँख में लगना हुआ, इसे ऑफ लेवल यूज़ कहते हैं, तो फिर उसी कंपनी ने कहा कि हम इसकी सिंगल डोज भी बना देते हैं ताकि एक ही डोज़ बने, बजाय के लोग उसको डिवाइड करके लगाएं। मगर उन्होंने एक डोज़ बनाई तो उसकी कीमत उन्होंने 100 गुना ज़्यादा कर दी। अब देखें ना, हमारे पाकिस्तान में अगर 1 लाख का एक इंजेक्शन होगा, जो अब इसकी एक इंजेक्शन इसका 35,000 का, एक इंजेक्शन लाख के करीब का, और ये महीने लगते हैं, तो हमारे 99% लोग ये नहीं लगवा सकते। और मज़ेदार बात है कि अमेरिका में भी वही वेस्टर्न ही लगता है कि जो हमारे लग रहा है जी, यानी जो इतने अमीर मुल्क हैं उसके अंदर भी उनकी एक आधी स्टेट के अलावा बाकी सब में वेस्टर्न ही लगता है, क्योंकि उनको इंश्योरेंस, एक आधी स्टेट में इंश्योरेंस कंपनीज दूसरे इंजेक्शन जो महंगे वाले उनको कवर देती हैं, बाकी वो कहते हैं ये लगवाएं। ये अलग बात है, इंजेक्शन लगाने के पैसे बहुत लेते हैं इसके भी, मगर हमारे लिए ये एक लोगों के लिए नेमत थी। सैकड़ों हज़ारों लोगों की नज़र इस इंजेक्शन से बची। अब ये एक प्रॉब्लम आई है, मेरा तो ये मशवरा है और कि इसको ओवर रिएक्ट ना किया जाए। इसका अब इन्होंने वो बैचेस हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट लोकेट कर ली हैं, हमें रात से मैसेज आ गए हैं कि ये बैच थे जिसके अंदर जो डूबियस थे, जिसके अंदर चांस हुआ है, उन्होंने वो कंपनी जेनिटेक कनाडा को भी रिपोर्ट कर दी हैं, और उन्होंने 1 घंटों के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट में नीचे तक हर एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये 3 बैचेस में से अगर कोई मेडिसिन है तो आप मत लगवाएं। सही। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, मोहम्मद याया कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम अवैस भाई, आपको भी सलाम और आपके गेस्ट को भी सलाम हो। हमेशा की तरह आप अच्छे ये टेकअप करते हैं। मेरा देखें 2 सवाल है मेरे। एक तो अवैस भाई ये सवाल है कि जो इंजेक्शन जो भी कोई कंपनी बनाती, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनाती, तो उसकी बाकायदा कंपनीज की इंस्पेक्शन ड्रग इंस्पेक्टर्स करते हैं, वो क्वालिटी देखते हैं और एश्योरेंस करते हैं उसको। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वो ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर के अंदर बहुत सारी चीजें जो आपने कहीं बैन हुई है, और यकीन ये बहुत बड़ी कंपनी है जॉनसन जॉनसन, बहुत बड़ी कंपनी, उनको बैन किया, उनकी प्रोडक्ट की एक बेबी पाउडर था वो बैन किया गया, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेमाल होता रहा। अब ये जो आपको ये इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड है और इतने बड़े हैवी फाइन्स हुए इन पेनल्टीज इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के, आप बिलीव नहीं कर सकते कि यानी तारीखी बैन में, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता। अभी ये अगर ये जिन लोगों की आंखें जाया हो गई यानी होने वाली या अल्लाह ना करे हो जाएंगी, तो उनकी कंपनसेशन कौन करेगा। सिर्फ आप इनको बैन करके तो नहीं हासिल कर सकते, जब तक आप उनको जुर्माने नहीं लगाएंगे, उनकी कंपनसेशन लोगों को नहीं दिलाएंगे, तो कभी भी मामला सही नहीं होंगे। इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है, मेरा सवाल। ठीक है डॉक्टर साहब बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाहर तो जुर्माने होते हैं, सब कुछ होता है, यहाँ तो 2 नंबर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ लोगों को ये नहीं पता ऑगमेंटीन की बोतल में ये वाली असली है या दूसरी वाली असली है। देखें, हर चीज़ को देखने के 2 तरीके हैं। हमने डिस्प्रिन की गोली से भी बंदे मरते देखे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल कफ सिरप से भी बच्चे मरते देखे हैं। उसका ये मतलब नहीं कि आप कफ सिरप बैन कर दें। हमारे मेडिकली ये होता है कि कोई मेडिसिन बनती है तो वो बताते हैं कि हमने जो इसके इनिशियल रिसर्च करते हैं ना मार्केट से पहले, कि हमने अगर 1000 बंदों में या 5000 बंदों में लगाई है तो 3 बंदों में इन्फेक्शन हुई है, ये वो बताते हैं। और इसी तरह ही डॉक्टर्स रात, हमारा हेल्थ केयर कमीशन जो है अब जो बहुत एक्टिव है, उन्होंने तमाम डॉक्टर्स को हिदायत की है कि कोई इंजेक्शन आपने लगाना है, साथ पेशेंट को बताना है कि इसके साथ ये रिस्क है, और वो रिस्क अगर 1000 में से 1 रिस्क है या ब्लाइंड होने का, इवन मोतिया का ऑपरेशन जो हर क्लिनिक पे हो रहा है उसके अंदर भी ब्लाइंडनेस का चांस है, मगर डॉक्टर को बताना पड़ता है कि 3000 में से 1 या 4000 में से 1 पेशेंट मोतिया का ऑपरेशन करा के भी ब्लाइंड हो सकता है, हम इस रिस्क के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम तो इस सूरत में कॉम्पनसेशन का कोई मामला हो सकता है, होती है वो फिर, हाँ देखिए इसमें बिल्कुल, इसमें तो ये तो डायरेक्ट हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम तो कंपनी के साथ आई है, जेनिटेक के साथ, ये तो वो उसको टेकअप करेंगे। ये तो जेनिटेक जो है उसको, वो जब प्रूव होगा कि उसका एक बैच गलत आया तो 100% वो कॉम्पनसेशन देंगे, ये नहीं हो सकता कि वो ना दें। तो बाकी ये है कि रिस्क साथ हैं डेफिनेटली। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, और हमारे लिए सोचें कि हमें नज़र आ रहा है कि करोड़ों लाखों मरीज़ पाकिस्तानी इतने सस्ते में उनकी बचत हुई और उनकी नज़रें बहाल हुई, और अभी 5-5, 10-10 साल से माशाल्लाह वो ठीक नज़र के साथ फिर रहे हैं। अदरवाइज़ वो खुदा ना खास्ता 10 साल पहले ब्लाइंड हो चुके होते सिर्फ इस इंजेक्शन की वजह से। तो अब एक एपिसोड की वजह से और एक बैच जो उन्होंने, तो अब जो ये गवर्नमेंट ने तो बंद तो कर दिए हैं इंजेक्शन ये वाले लगाना जो आप कह रहे हैं जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो वज़ीर आला पंजाब हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब जी, मेरा सवाल सर ये है कि इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि पंजाब हुकूमत खुद उन लोगों का इलाज करवाएगी। ये इलाज जो है ये कितना पॉसिबल है सक्सेसफुली हो जाए? नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा जी। अभी लाहौर के अंदर झंग में एक केस हुआ है तो निस्तर मेडिकल कॉलेज ने उनको एडमिट करके किया। हम अपने हॉस्पिटल में हमने बता दिया कोई पेशेंट आए उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। उनकी विट्रेक्टमी सर्जरी है, एक्सपेंसिव बड़ी सर्जरी है, मगर बहाल हो जाता है इसमें वो इंशाल्लाह ताला। आई डाउट कि कोई एक आधा मरीज़ भी इसमें रह जाएगा कि जिसकी नज़र बहाल नहीं होगी। मैं तो पूरा उम्मीद हूँ, तकलीफ़ हुई है, हमें भी हुई है, मेडिकल प्रोफेशन वालों को हुई है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ेगा उस सर्जरी का। ज़ाहिर है हेल्थ कार्ड में से होंगे, एक्सपेंसिव सर्जरी है, हेल्थ कार्ड उसे कवर भी करता है, वो करेंगे, मगर बहाल तो हो जाएंगे, वो नहीं मसला। मगर इंजेक्शन को पूरे उसके देखें ना, बैचेज उन्होंने लोकेट कर दिए, कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया, मगर पूरे इंजेक्शन को बैन करना जुल्म होगा, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जो महंगी कंपनियाँ जिनके इंजेक्शन नहीं बिक रहे, जो इससे 100 गुना महंगे हैं, ज़ाहिर है चांदी तो उनकी होगी। तो ये गरीब आदमी अगर इधर से ठीक हो रहा था, तो मेरा ख्याल है कि इसका जो इशू है उसे एड्रेस करके और इसके इंजेक्शन को नहीं बैन करना चाहिए, उन बैचेस को, और कंपनी से इसकी कॉम्पनसेशन लेनी चाहिए। जो बैचेस आए हैं, अगर वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट तो करवा रही है, उनकी मेहरबानी है, मगर उस ट्रीटमेंट का सारा बर्डन उस कंपनी से प्लस कॉम्पनसेशन
वो लेनी चाहिए, उसका तो लाजमी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और हमारे और कॉलर हैं, फिर हम चलते हैं कि जहाँ से इस केस की हवाले से खबरें आई वो क्या मामला हुआ और क्या कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची और इस्लामाबाद 2 जगह पर प्रैक्टिस करता हूँ। माय नेम इज डॉक्टर तारिक। फरमाइए सर, क्या कहेंगे? प्रोफेसर साहब से जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि शुरू में आपने एक रिसर्च का जिक्र किया जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उस रिसर्च के अंदर जो फाइंडिंग है ना, जी जी, वो एज अ साइड एक फाइंडिंग है। इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल दैट वाज फॉलोड इन दैट रिसर्च। बिल्कुल। तो अब ऐसी बहुत सारी हमें रिसर्च मिलती है, इसके हमको साइट के अंदर हमको कोई ना कोई बेनिफिट नजर आ रहा होता है किसी भी चीज का। प्रोफेसर साहब से मेरी गुजारिश ये है कि क्या वो कोई रिसर्च प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसी कि जो डायरेक्टली इस आंख के लिए इस सूरत हाल के अंदर इस इन्फेक्शन के फायदे जो हैं इस दवा को लगाने से हुए हों। अच्छा, ये मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कोई ऐसी रिसर्च नहीं है डॉक्टर साहब के मुताबिक कि जो कि डायरेक्टली इसकी जो है वो आंखों के बेनिफिट को हाईलाइट करती हो। इस वक्त जो कि डॉक्टर साहब ने भी पहले कहा कि वो थी कैंसर के लिए बनी हुई और उसका एक फ़ायदा ये हो गया कि लोगों की नज़र जो है उससे बेहतर हो गई। तो हमारे यहाँ या जहाँ पर भी दुनिया में डॉक्टर्स ने उसको नज़र के लिए एक इंजेक्शन समझ कर लगाना शुरू कर दिया कि भाई इसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली चूंकि वो किसी और चीज़ के केटर करने के लिए बनी थी तो ज़ाहिर है उसने कहीं कहीं रिएक्ट करना शायद शुरू कर दिया या क्या हुआ। खैर, इस पर बहरहाल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है और पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर बड़ा सीरियस एक्शन भी लिया है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक मुजस्मा लग रहा है बरतानिया में, वो मुजस्मा क्या है? बड़ा ख़ास मुजस्मा है। उस मुजस्मे के हवाले से इस वक्त हमारे नुमाइंदे बर्मिंघम से ज्वाइन कर रहे हैं हमें राजा खबर साहब। जी राजा खबर साहब, बताइए ये क्या मुजस्मा है? जी बिल्कुल, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बसने वाली हिजाबी ख़वातीन को कभी कभार इंतहाई सख्त अल्फाज का सामना करना पड़ता है, कभी कभार उनको मायूब अल्फाज से पुकारा जाता है। इन तमाम हालातों वाक़यात के पेश नज़र बरतानवी मुजस्मा साज ल्यूक पेरी का एक अहम कारनामा सामने आया जिसने 16 फीट लंबा और तकरीबन 1 टन वज़नी मुजस्मा तैयार किया है जो कि मुस्लिम हिजाबी ख़वातीन की जो है वो नुमाइंदगी करेगा। ये मुजस्मा स्मैतिक के इलाके जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ ब्रास हाउस के साथ जो है वो नस्ब किया जाएगा। इस आर्टिस्ट का कहना है कि इस इलाके में मुस्लिम कम्युनिटी और बिलखसूस ख़वातीन की जो एक बड़ी तादाद आबाद है, ये मुजस्मा उनकी नुमाइंदगी करेगा, जिस पर एक बड़ा वाज़िया मैसेज भी जो है वो कुनिदा किया गया है, जिसके मुताबिक ये दर्ज है कि ख़वातीन चाहे किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में रहें, उनकी मर्ज़ी है कि वो जिस तरह का मर्ज़ी लिबास अपने लिए चूज़ करें, जिस पर किसी को भी कोई तहफ़्ज़ात नहीं होना चाहिए। ल्यूक पेरी के इस इक़दाम को बरतानवी माशरे में और बिलखसूस जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनकी तरफ से बड़ी पजीराई हासिल हो रही है। ये मुजस्मा अगले माह की किसी भी तारीख को ब्रास हाउस के। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे नुमाइंदे राजा खावर साहब हमें उस मुजस्मे के हवाले से आगाह कर रहे थे जो कि हिजाबी ख़वातीन के ऑनर में लगाया जाएगा। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? कराची यूनिवर्सिटी। जी, देखें कितना यूनिक नाम है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची माशाल्लाह मेरी भी दरसगाह है, वो मैंने वहाँ से पढ़ा है। उसमें पढ़ने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग ही एक लेवल होता है और मेरे ख्याल से तो हर शख्स को वहाँ जाकर जो है वो पढ़ना चाहिए। पढ़ना अगर नहीं भी पॉसिबल है तो वहाँ जाकर देखें ज़रूर कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और कितने ज़बरदस्त वहाँ पर काम हो रहे हैं। अब मामला ये हुआ है कि कराची यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं उन असातिज़ा ने कर दी है हड़ताल
और अब दरस तदरीस का जो अमल है वो मुअत्तल है। और ये कब तक मुअत्तल रहेगा? 10 दिन से तो मुअत्तल है ही। ये क्यों मुअत्तल हुआ और अब इसका क्या हल निकाला जा रहा है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर सालिहा रहमान साहब साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट्स हैं टीचर्स यूनियन की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हमें बैकग्राउंड बता दें कि ये जो टीचर्स की स्ट्राइक है इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी सबसे बुनियादी वजह हमारी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। 5 साल हो गए हैं कि कोई भी बजट अभी तक पेश नहीं किया गया, उसको अप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट चल रही है। और हमारी बहुत बड़ा मुतालबा है कि अब एक इंक्वायरी बुलाई जाए कि भी क्यों नहीं हुआ, हमारे डीएफ ने, हमारे वाइस चांसलर ने क्यों नहीं इसको पेश किया और इसको सिंडिकेट और सेनेट से अप्रूव करवाया। और इस वजह से सबसे ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स अफेक्ट कर रहे हैं। किस तरह टीचर्स अफेक्ट कर रहे हैं कि हमारे विजिटिंग टीचर्स असिस्टेंट और टीचर एसोसिएट जो विजिटिंग फैकल्टी है उनको उनके रेम्यूनरेशन नहीं दिए जा रहे। हमारे रिटायर्ड फैकल्टी जो है और एम्प्लॉइज़ उनके ड्यूज़ अब तक 2-2, 3-3 साल हो गए उनको पे नहीं किए जा रहे। उसके अलावा हमारे जो इवनिंग प्रोग्राम है और क्या है, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम मैनेजमेंट, जी वो फुली फाइनेंशियल सेल्फ फाइनेंस का प्रोग्राम है। उसकी 3 से 4 सेमेस्टर हो गए हैं कि टीचर्स और उन नॉन टीचिंग जो कि टीचर्स को लैब में असिस्ट करते हैं उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही। तो उसके अलावा हमारे वाइस चांसलर का जब भी हम उनसे जाके मिलते हैं उनका रवैया भी ह्यूमिलेटिंग है। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं ये बजट पेश करना, ये बेसिकली जिम्मेदारी किसकी होती है और उनके मुताबिक जी ये क्यों नहीं हुआ, कोई इसकी रीजंस बताइए, जिम्मेदारी किसकी होती है और ये बजट अभी तक आगे पेश क्यों नहीं किया गया, अप्रूव क्यों नहीं करवाया गया? ये जिम्मेदारी बजट के डायरेक्टर फाइनेंस की है जो कि सबसे पहले फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी में उन्हें पेश करना होता है। और उसमें कोई भी जो उसके फाइनेंस एंड प्लानिंग के मेंबर्स होते हैं वो उसको देखते हैं, उसके फ्लॉज या उसको चेक करते हैं, जिसके बाद उसको सिंडिकेट में और फिर लास्ट जो कि हमारी मेन स्टैट्यूटरी बॉडी है सेनेट, उसमें पेश किया जाता है और उसके पे बहस होती है, उसके प्लस माइनस चीज़ों को चेक किया जाता है। लेकिन ये अब तक नहीं पेश किया गया। मैं 17-18 में जब मैं सिंडिकेट की मेंबर थी तो उस वक्त भी डायरेक्टर जी डॉक्टर साहिबा, साल के कौन से महीने में ये प्रैक्टिस शुरू होती है कि आप लोगों का ये बजट जो है जाता है सेनेट में अप्रूवल्स के लिए? क्या ये पाकिस्तान का जब फिस्कल बजट आ रहा होता है उस वक्त की बात होती है या ये अपनी मर्जी से जब भी बजट्स में कमी हो जाए और जब नया बजट चाहिए हो तो उस वक्त होता है ये? असूलन तो ये जो है जब नया बजट आने से पहले आपको बना के भेजना होता है अपने, पहले तो मेन उनको कि भी हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से ये दिसंबर से प्रैक्टिस शुरू होती है कि किस तरह बनाया जाए। लेकिन ये हमेशा से एक पेज का बना के वहाँ तो भेज देते हैं, लेकिन यहाँ की स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में पेश नहीं कर रहे डायरेक्टर फाइनेंस। ठीक है। अच्छा, अब ये कितने दिन से आपकी हड़ताल चल रही है और ये क्या सारे टीचर्स अब हड़ताल पर हैं इस वक्त? कराची यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की कोई क्लास नहीं हो रही है? ये हमारी हड़ताल 15 तारीख से स्टार्ट हुई थी। 15 को हमने इवनिंग की स्टार्ट की थी क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव की जो काउंसिल इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जब उन्होंने वाइस चांसलर से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि भी हमारे 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टरों के पेमेंट्स नहीं हो रही, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे ये कह के कि मेरा ये प्रोग्राम माइनस में चल रहा है तो जिसने नहीं पढ़ाना मत पढ़ाएं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने 15 तारीख से हड़ताल स्टार्ट की। इसमें सवाए उन डिपार्टमेंट में जहाँ पे कंपल्सरी के कोई विजिटिंग फैकल्टी बाहर से आते हैं
कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, वो तो कोई एक आध किसी जगह ले रहे थे शुरू के दिनों में, लेकिन अब बिल्कुल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। तो कोई एक आध जो क्लास हो रही है, क्योंकि बहरहाल टीचर सोसाइटी हड़ताल तो करती है लेकिन फोर्सफुली किसी को भी कहीं क्लास से नहीं निकालते। तो ये सब की अपनी जिम्मेदारी होती है कि भी आप उन चीजों का साथ दें, नहीं तो किसी से हम फोर्स नहीं करते। हड़ताल पे तो ठीक है, आप लोगों की एक कंबाइंड बॉडी है, हड़ताल पे तो ठीक है आपकी एक कंबाइंड बॉडी है, टीचर्स एसोसिएशन या जो भी, वो तो इकट्ठे एक फैसले पर मुत्तफिक हैं कि भाई हड़ताल करनी है जब तक तनख्वाहें और बजट बहाल ना हो। लेकिन कितने टोटल ऐसे टीचर्स होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक जिनको तनख्वाहें नहीं मिली 3-4 महीनों से? 3-4 महीनों से नहीं, हमारे 3 सेमेस्टर्स हो गए हैं इवनिंग के, नहीं रेमुनरेशन आई। और अच्छा, एक रीजन वीसी साहब ये कहते हैं कि तकरीबन 1.5 साल ही होगा। तो वीसी साहब कहते हैं जी 1.5 साल, मिनिमम 1.5 साल हो गए और कुछ के तो 2 साल हो गए। तो कहा जाता है कि 30% ये जो स्टूडेंट्स हैं वो फीसें दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल क्रंच है। तो हमारी स्टूडेंट से भी बातचीत, और अगर एक टाइम फ्रेम के अंदर बच्चा फीस ना पे करे तो उसकी तो मज़ीद उसके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं और उनको ज़्यादा देनी पड़ती है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लें कि फाइनेंशियल क्रंच है, 30% ही बच्चे दे रहे हैं, तो फिर ये क्यों हो रहा है कि मंथली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे होने वाले, चाहे वो टीचिंग है या नॉन टीचिंग, उनकी तो मंथली उनकी सैलरी में लग के आ रहे हैं पैसे, जो कि वाइस चांसलर ऑफिस से लेके हमारे अकाउंट सेक्शन तक, यानी वाइस चांसलर, डायरेक्टर फाइनेंस, रजिस्ट्रार, हमारे डायरेक्टर इवनिंग, डीन, चेयरमैन और हर वो एम्प्लॉय जो कि डिपार्टमेंट के ऑफिस में परमानेंट काम कर रहे हैं, उनकी तो मंथली सैलरी आ रही है इवनिंग की। तो सिर्फ वो टीचर जो पढ़ा रहा है या वो नॉन टीचिंग जो उसको लैब में असिस्ट कर रहा है, उनके पैसे रुक जाते हैं। तो अगर नहीं है बाकी पैसे तो फिर किसी की भी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। एक चीज मुझे जरा बताएं, कसूर है वो एडमिनिस्ट्रेशन का। इस आप जी तो आप तो परमानेंट एम्प्लॉय हैं कराची यूनिवर्सिटी की, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप इस वक्त स्ट्राइक पर हैं? जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप स्ट्राइक पर हैं इस वक्त, ठीक है। अच्छा, आपकी सैलरी जो है वो आ रही है क्योंकि आप तो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, तो आपकी तो सैलरी आ रही होगी? जी मेरी रेगुलर जो सैलरी है वो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा 30 to 35% एडहॉक रिलीफ अलाउंस है वो नहीं दिया गया। उसके अलावा हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी से जो चीज़ें अप्रूव्ड है कि हमारे यहाँ एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी लेक्चरर PhD करता है तो उसको एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया जाता है, और वो हमारी सिंडिकेट से अप्रूव्ड है, वो नहीं किया जा रहा। उसके अलावा हमारे एम्प्लॉइज को जैसे तो हर मैं समझा हूँ इस चीज को, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप समझाइएगा, मुझे बताइए कि इस वक्त आपकी उनके स्पाउस और रेगुलर सैलरी आ रही है, वेवर होती है, आपकी रेगुलर सैलरी इस वक्त आ रही है, और जो आप ये बाकी चीजें बता रही हैं ये नहीं हो पाई है। तो रेगुलर सैलरी आ रही है, तो जो रेगुलर सैलरी आ रही है उसकी तो क्लासेस ले लीजिए, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान हो रहा है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो साथ साथ चलती रहेगी। मुझे बताएं, स्टूडेंट्स का तो नुकसान हो ही रहा है ना। अब बहुत सारे आपकी तरह के टीचर्स, और हमारे लिए काबिल एहतराम टीचर्स हैं आप लोग, जो आप लोगों को सैलरी मिल रही है, आपने 100% क्लासें रोक दी, और सैलरी आपकी मिसाल के तौर पर अगर 50% आ रही है तो कम से कम उतना तो काम कर लें आप, कुछ तो कर लें। मतलब मेरा तो मानना ये, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इस वक्त क्या सोच रहा होता कि इनकी सैलरी जो है वो आधी आ रही है। तो जी बिल्कुल, हम आखिरी हद जब होती है तब हम स्ट्राइक पे जाते हैं। आपको जो हमारा बजट अप्रूव ना होने की वजह से सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम यही आया हुआ है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कंटीजेंसी, लैब रनिंग ग्रांट्स नहीं आ रही, हम लैब में बच्चों को कुछ नहीं करवा रहे, और सिर्फ क्लासेस होती हैं और हम थ्योरेटिकली लैब की चीज़ें बताते हैं। जी क्लास होती है, और अगर हम स्ट्राइक भी करें क्लासेस तो हो रही है ना, आप क्लास में जाती हैं या नहीं जाती हैं? कॉल ऑफ स्ट्राइक
जी बिल्कुल जाती हूँ, और हम अगर कभी स्ट्राइक करते हैं तो हम फिर उसके बाद उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम उनके कोर्स को कवर करते हैं। और आप यकीन मानेंगे इस दफ़ा स्टूडेंट्स बाकायदा फ्राइडे वाले दिन हमें आके एप्लीकेशन चेक करवाइए कि वो अपने टीचर्स के हक में, कि हर बार क्योंकि इतना महंगाई हो चुकी है कि आपकी वो सैलरी पीनेट होती जा रही है, आपकी चीज़ों को मैनेज करना, तो वो जिनके डेढ़ साल से जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली, जो आप कह रही हैं, उनको बिल्कुल सैलरी नहीं मिली या उनको सिर्फ उतना मिल रहा है जितना आपको मिल रहा है और बाकी चीजें उनकी भी उसी तरह कट रही हैं जिस तरह आपकी कट रही हैं? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी है ना जो आप कह रही हैं, जो आप कह रही हैं ना कि जिनको बिल्कुल सैलरी नहीं मिल रही 1.5 साल से, उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा है या उनको बेसिक सैलरी मिल रही है और बाकी जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो नहीं मिल रहे। जी मैडम, आपको आवाज आ रही है? जी अब आई है। जी, मुझे ये बताइए कि क्या जो बाकी जो असातिज़ा जिनके बारे में आपने बताया कि 1.5 साल से उनको सैलरी नहीं मिली, उनके साथ भी यही मामला है कि कुछ पोर्शन मिल रहा है, कुछ पोर्शन नहीं मिल रहा है, या उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा? जो हमारे एडहॉक असिस्टेंट्स हैं, टीचिंग असिस्टेंट, टीचर एसोसिएट, उनको जो है नहीं मिल रही, वो खुद अपने जेब से पैसे दे के आते हैं। खुद मेरे अपने रिसर्च स्टूडेंट को यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट की जब जॉब मिली थी, फर्स्ट सेमेस्टर उसने किया, लेकिन उसको बिल्कुल सैलरी नहीं मिली और उसकी फैमिली वो कैसे रन करे। सेकंड टाइम के उस पर उसने, हालांकि उसकी सिलेक्शन हुई थी, उसने नहीं कर सकता किया, और वो 3 सेमेस्टर से फ्री पढ़ा रहा है बेसिकली, अल्लाह के नाम पे पढ़ा रहा है वो है। जी 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 जी। और आप कह रहे हैं कि वो क्लासेस और आप ये देखिए कि इनको क्लासेस लेने का कह रहा हूँ, इनको तो आधी मिल रही है ना। अच्छा, जिनको आधी मिल रही है वैसे का मतलब जिनकी आधी मिल रही है वो तो ले लेना, वो जिसको नहीं मिल रहा है और जो बाकी एहतजाज कर रहे हैं उनका भी केस जो है वो वीक कर दें, तो आप जरूर क्लासेस लें मैडम। तो फिर स्टूडेंट्स का क्या होगा? एक बड़े कॉज के लिए ही हड़ताल पे जाते हैं ताकि हर एक चीज को सॉल्व किया जाए। तो आपकी हड़ताल है, आपकी तनख्वाह है, आपका कॉज है, मैं स्टूडेंट हूं, मेरा क्या होगा? मैं तो जाया हो रहा हूं ना, मेरा तो वक्त जाया हो रहा है। जी, हम स्टूडेंट के वक्त को ज़ाया नहीं करते, हम उनके सारी चीज़ों को कवर करते हैं और पूरे सिलेबस में से एग्ज़ाम भी लेते हैं, ऐसा वो भी उस चीज़ को देखते हैं। इवन स्टूडेंट को मसाइल हैं, उनको एक वक्त में पॉइंट्स में आना जाना उनका मुमकिन होता था, अब हमारे इतने कम पॉइंट चलते हैं कि एक बच्चा किराया दे के आने में मुश्किल में होता है। अगर ये बजट पेश हों तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर हों और उनको भी फैसिलिटेट किया जाए, बल्कि इस दफा तो बच्चों की स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम आया है। मैं भी उसी जगह से पढ़ा हूँ, बच्चे हालात मुझे जी बच्चों ठीक है जी। द पॉइंट इज आप खुद सोच सकते हैं कि अगर बच्चों को स्कॉलरशिप ना मिले, ठीक है चलें। बेसिकली हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है वो बैंकरप्ट है इस वक्त, जिस तरह से कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर यूनिवर्सिटी बैंकरप्ट है। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ राब्ता किया? एजुकेशन मिनिस्ट्री, जैसे चांसलर होते हैं, गवर्नर साहब चांसलर हैं, उनसे राब्ता हुआ आप लोगों का? जी, आज का हमारा प्रोग्राम है कि हमने गवर्नर साहब के यहाँ जाना है, उनके सेक्रेटरी से बात हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उसका लिया है और हमने पूरा अपने जो डिमांड्स हैं लिख के उनके सेक्रेटरी को दी हैं और जैसे ही हमें वो टाइम देंगे हम उनसे जाके मिलेंगे। ठीक है, चले सही है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर सालेहा हमारे साथ ही बड़ी रिस्पेक्टेड टीचर हैं और असातिज़ा वैसे ही रिस्पेक्टेड होते ही हैं, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन बस जब हड़ताल हो जाती है ना तो मामला ख़राब हो जाता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तरफ पिस रहे होते हैं और असातिज़ा एक तरफ पिस रहे होते हैं। बजट है नहीं कोई पल्ले, पाई पैसा कुछ नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। G20 ममालिक की भारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में एक नए तजारती रूट का ऐलान किया गया है जो कि भारत से बरास्ता मशरिक़ वस्ता, मगरबी एशिया, यूरोप तक पहुंचेगा और उसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है। और ये
ट्रेन नेटवर्क और बहरी जहाज़ों के ज़रिए भारत से शुरू होगा, यूएई, सऊदी अरब, उर्दन, इसराइल से होता हुआ यूनान की बंदरगाह तक ये पहुँचेगा। लेकिन कई तज्ज़ियाकार इसे मुआशी के बजाय सियासी प्रोजेक्ट करार दे रहे हैं, जिसका मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान से फ़र्ती ताल्लुकात को बुनियाद फराहम करना है और वैसे भी भारत से यूरोप तक बराह रास्त सामान पहुँचाने का जो एक रास्ता है वो बहरा अहमर और सुएज़ कनाल के ज़रिए है। तो अब इस प्रोजेक्ट की MOU की स्याही अभी खुश्क भी नहीं हुई थी कि कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत और कनाडा के दरमियान फड्डा पड़ गया है। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा, इन दोनों मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुशाहिद हुसैन सईद साहब मौजूद हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, और उनसे हम जानते हैं इस पूरी सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया सर, सुबह आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि ये प्रोजेक्ट है, क्या करेगा, क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या डिटेल्स हैं, इसकी तफसीलात। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज द 5वीं दफा ये कोशिश है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जो चाइना का कॉरिडोर बनाया उन्होंने, शी जिनपिंग ने 10 साल पहले उसकी नकल मारने की। इस लेटेस्ट का नाम रखा है इन्होंने IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। उससे पहले अमेरिका ने 2018 में अनाउंस किया था बिल्ड एक्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लीडिंग टू डेवलपमेंट, और एक इदारा भी बनाया था IDFC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। $60 अरब की बात की और नकल मारनी थी। कॉपी कैट प्रोजेक्ट ऑफ BRI नहीं चला। फिर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया था 2021 में B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, वो भी नहीं चला। फिर उसका नए नाम से उन्होंने शुरू किया 2022 में PGII, प्रोग्राम फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। और फिर यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से भी, उन्होंने भी एक कॉपी कैट प्रोजेक्ट जो चाइना की नकल करते हैं BRI की, हालांकि वो तनकीद करते हैं CPEC की, तनकीद करते हैं BRI की, लेकिन उनका गोल्डन गेटवे कि इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, हम पैसा देंगे, हम प्रोजेक्ट्स लगाएंगे चीन की तर्ज पर। चीन ने तो डिलीवर कर दिया। 10 साल में उन्होंने $1 ट्रिलियन, 3000 प्रोजेक्ट्स और 4.5 लाख लोगों को जॉब्स भी दिला दिए, जिसमें 2 लाख पाकिस्तान में भी है CPEC की वजह से। तो ये बेसिकली ये कोशिश है इनकी। अभी कोई फीजिबिलिटी तैयार नहीं हुई, प्लानिंग नहीं हुई। और आपको याद है जब अनाउंस किया इन्होंने G20 में, तो सदर अर्दोगान जो तुर्की के हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और रूस ने भी उसके रिजर्वेशंस किए, और अर्दोगान साहब ने कहा कि हम अपना अलग कॉरिडोर बनाएंगे, जिसका वो कहते हैं इराक, UAE, टर्की एंड जॉर्डन के थ्रू होगा। तो बाकी कॉरिडोर जरूर होने चाहिए कनेक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, लेकिन उसका मकसद किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए और किसी के मुकाबले में नहीं होना चाहिए। ऑन इट्स ओन स्टैंड लोन होना चाहिए, ताकि लोगों की एक इन्वॉल्वमेंट हो, एक कनेक्टिविटी हो। सही। अच्छा मुशाहिद साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी ये सारी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये सारे प्रोजेक्ट्स फिर फेल क्यों हो गए। जाहिर है अगर इतने बड़े बड़े ऐलानात होते हैं तो कई ममालिक के बड़े ममालिक इसमें शामिल और उनके MOUs होते होंगे, सिग्नेटरी बॉडीज होती होंगी, वो सारा सिलसिला होता है, एग्रीमेंट्स होते होंगे, तो ये फिर फेल क्यों हो गए सारे? मेरे ख्याल में इसमें उनका अपना सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें थोड़ा सा मैं अगर एक मॉरल डायमेंशन नियत का भी है, फुकदान कोशिश उनकी है। आप अगर नेगेटिव बुनियाद पर एक काम शुरू करेंगे कि हमने चीन को पसपा करना है, चीन का मुकाबला करना है, चीन के खिलाफ करना है, आप ये कहें कि हम चाहते हैं कॉरिडोर जिसमें सब शामिल हो, इंक्लूसिव हो, जिससे आवाम की तरक्की हो और तिजारत के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए सब शामिल हो, किसी को एक्सक्लूड ना करें, किसी को माइनस ना करें कि ये -1 करके हम ये बनाएंगे कॉरिडोर, ये -1 करके चाइना ना उसमें हो। तो और दूसरी बात है, उनकी अपना सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको लेजिस्लेशन लानी पड़ती है अमेरिकन कांग्रेस में या यूरोपियन यूनियन के हवाले से यूरोपियन पार्लियामेंट में, फिर उनको एलोकेशन करनी पड़ती है, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, और उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आ जाती है। और फिर ऑल्सो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है उनकी, चाहते क्या हैं। अगर आपने पैसा, जैसे 2018 में मैं किया कांग्रेस खुद, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन CPEC का चेयरमैन था, उसने कहा जी वी आर बिल्डिंग समथिंग व्हिच विल काउंटर द चाइनीज। मैं कहा व्हाट्स दैट? वो कह रहे $60 बिलियन है, और हमने इदारा भी बना दिया IDFC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और सारा कुछ। मैं कहा शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। कहते वुड यू बी इंटरेस्टेड? मैं कहा यस वी आर।
come with projects, come with some money and put it in those projects like the Chinese have done. Hi, Guftan, Nishastan, Barkhast. Nothing happened. तो ये this is not the way to go about it. बस शुरू हो और फिर हो जाए, आगे बढ़े नहीं। सही सही। अच्छा सर, ये बताएं, तो अब सपोज अगर ये बन जाता है, चलें हमने ये कहा कि ये सारे ममालिक जुड़े, बन गया ये, तो क्या कोई कंपटीशन दे भी सकेगा चाइना का जो सीपेक या जो BRI जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई खतरे की घंटी साबित हो सकेगा या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया, ये कॉमन सेंस का सवाल है। आप काउंटर ऐसे तो नहीं करते ना कि उनके करने में उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। चाइना ने ऑलरेडी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है 150 कंट्रीज उसमें शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबरशिप है इसमें 193 है, उसमें से 130 कंट्रीज हैव मोर ट्रेड विद चाइना देन दे हैव विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स हैं। आप इन्वेस्ट करें, आप पैसा लगाएं और आप सबको शामिल करें। चाइना का तो ये स्टाइल है, वो कहता है जी आए बिस्मिल्लाह। वो तो इंडिया को भी वेलकम कर रहा है कि आप आए, सीपेक में आए, आप BRI में आए, वो सबको शामिल कर रहे हैं। तो और प्लस वो पैसे लेके भी आते हैं, उनकी कंपनीज आती हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं, पैसा लेके आती हैं। ये प्रोजेक्ट है और ये हमारे पास है मनी, और आपके साथ लोकल गवर्नमेंट पार्टनर ये है। क्या चाहिए आपको रेलवे चाहिए, आपको सड़क चाहिए, आपको एनर्जी प्लांट चाहिए। व्हाट डू यू वांट फॉर द पीपल, जो कहते हैं ना पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, एज सिंपल एज दैट। तो थोड़ा सा होमवर्क होना चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए और थोड़ा सा विल एंड विजन होना चाहिए। ये सारी कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हैं। सही। अच्छा, अब आपने वैसे तो हमें पूरी एग्जांपल्स दे के बता दिया है कि कौन कौन से फेल हुए और कितने फेल हुए माजी में इस किस्म के प्रोजेक्ट्स, लेकिन अब ये जो सारा G20 का सारा ये IMEC जो आपने बताया हमें, इसका सिलसिला क्या होगा? क्योंकि इंडिया और कनाडा के दरमियान अब इशू छिड़ गया है, वो बड़ी सीरियस किस्म की उनकी लड़ाई हो गई है और बाकी ममालिक भी अपना वजन डाल रहे हैं, या एक तरफ या दूसरी तरफ, जो कि ज्यादातर कनाडा के ही हक में जा रहा है। तो अब ये इशू किधर जा रहा है और इससे इस प्रोजेक्ट पर आपको क्या लगता है, क्या और इंडिया की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? हाँ, ये बहुत सीरियस बात हुई है। पहली दफा मैं समझता हूँ इंडिया को बैन अल-अक़वामी लेवल पर धचका लगा है इतना बड़ा मगरिब में, क्योंकि उन्होंने कनाडा जो एक G7 का मुल्क है, नेटो का मुल्क है, और जो एक बड़ा एक उनके बाशिंदे के खिलाफ ये काम किया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो इंडिया करता था, पाकिस्तान के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो इस खिते में। ये एक्सपोर्टिंग स्टेट टेररिज्म ये नया चीज शुरू हुई है और उनका ख्याल था कि चूंकि हम तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, चिड़ी नहीं पड़ेगी, लेकिन पकड़े गए हैं। और मजे की बात है, कनाडा इज पार्ट ऑफ द फाइव आईज इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसमें कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है और आपस में वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। अब साबित हो गया है कि इसकी इंटेलिजेंस शुरू से अमेरिकन ने दी, प्रॉब्ली CIA ने। तो ये बहुत सीरियस बात हुई है और इंडिया अब आ गया धमकियों पर सारा कुछ, लेकिन इंडिया हैज बीन कॉट विद इट्स पैंट्स डाउन और हमें भी चाहिए कि इस इशू को आगे लेके चलें। इस पर तो सैंक्शंस लग सकते हैं। अगर चीन और रूस ने ये काम किया होता तो ऑल हेल वुड हैव ब्रोकन लूज। वो तो ऐलान जंग कर देते कि ये क्या दहशतगर्दी होगी है, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, UN चार्टर की वायलेशन है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है कि एक बाशिंदे को हंट डाउन कर रहे हैं एक दूसरे मुल्क में जो है और अपना वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी भी है। ये बहुत सीरियस बात है और पाकिस्तान ने तो डॉसिया भी दिया था, आपको याद है अक्टूबर 2020 में पिछली गवर्नमेंट में इंडियन स्टेट टेररिज्म का, जिसमें 87 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, 66 इन अफगानिस्तान, 21 इन इंडिया, लेकिन हमने उसको आगे लेकर नहीं चले। फिर EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की स्टोरी आई थी, आपको याद होगा, यूरोपियन पार्लियामेंट के हवाले से, यूरोपियन यूनियन के हवाले से, ब्रसेल से, कि वो इंडिया हमारे खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है। तो ये काम वो अपने खित्ते में करता रहा, लेकिन ये मगरिब के खिलाफ पहली दफा किया है और पकड़ा भी गया है और मेरे ख्याल में उसके खिलाफ पेनल्टीज होगी। मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिस्ट भी और लंदन टाइम्स भी, वो कहते हैं कि इसकी सजा मिलनी चाहिए उनको, एंड देयर शुड बी पेनल्टीज बिकॉज इट्स अ ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जी, और आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि देखें, अब हमने पहले बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, हम तो बड़ा शोर करते थे कि इंडिया इस तरीके से टेररिज्म करवा रहा होता है, कोई किसी के कानों पर जो नहीं रेंगती थी। अब जब ये मामला कनाडा पे हुआ है तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया की लॉबी है या जिस तरीके से वो काम कर रहा होता है, क्या ये मामला थोड़े दिन के बाद फिर गायब हो जाएगा, या आपको लगता है कि यस ये कुछ ऐसे रुख पर इंडिया को लेकर जाएगा जिससे उसका नुकसान हो?
डिपेंड करता है कि लोग कैसे परसू करते हैं। हमें भी इसको परसू करना चाहिए। मामला बहुत सीरियस है, लेकिन इवेंचुअली चूंकि उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हावी हैं, असूल कम हैं, तो मेरे लगता है कि वो आखिर में वो मामला किसी तरीके से ठप कर देगा, रफा दफा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये हुआ कि हिंदुस्तान का जो एक इमेज बना हुआ था कि हाँ हम बड़ी ताकत हैं, हम मगरब के साथ बैठे हैं, हम एक महज़ब मुल्क हैं, हम एक पासदारी करते हैं ग्लोबल साउथ की, वो सारा चकनाचूर हो गया है और वो काफ़ी डैमेज, इसको अंडू करने में टाइम लगेगा। लेकिन हमें भी हिम्मत शो करनी चाहिए पाकिस्तान में, हम इसको एक्सपोज करें, हम बताएं उनको, हम फैक्ट शीट इशू करें, हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल में लेके जाएं, हम इनको हर इंटरनेशनल फोरम में लेके जाएं, यूरोपियन पार्लियामेंट में लेके जाएं कि जनाब ये रिकॉर्ड है इंडिया का, आपके दोस्त का, और किस मुंह से इसको आप कहते हैं कि हमारा हलीफ है, हमारा साथी है। आपका साथी तो दहशतगर्द मुल्क है, इंतहा पसंद मुल्क है, घर में फैशिज्म है, नॉन हिंदू मिनॉरिटीज के खिलाफ, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख्स के खिलाफ, और बाहर स्टेट टेररिज्म है। तो लेट्स एक्सपोज देयर अगली फेस एंड अगली रियलिटी फॉर अ चेंज। हम भी हाथ मलते रहते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा होते हैं, और हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट इंडिया एंड इट्स एक्चुअल रोल अंडर मोदी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुशाहिदुद्दीन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम मसले की, और ये मसला है सोशल मीडिया से लिंक्ड, इंटरनेट से लिंक्ड। होता क्या है कि जब आप इंटरनेट पर जाते हैं, बहुत सारा ऐसा मवाद आपके सामने आता है जो कि गैर मौजू होता है। वो गैर मौजू किस हवाले से होता है? दो हवाले हैं। एक तो ये कि ऐसा मवाद जो कि बेहुदा हो, फुहश हो, उरियाँ हो, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि जी वो वेबसाइट्स हैं और उनको बैन करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा मटीरियल अब उन वेबसाइट्स के ज़रिए फैलाया जा रहा है जो कि मजहबी गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता है, और वो जो मजहबी गुस्ताखी वाला मटीरियल है वो इस तरह की वेबसाइट्स पर बहुत सारे लोग फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए प्रोपेगेट करते हैं। अब ये जो ब्लास्फेमस मटीरियल है और ये जो फहश मटीरियल है, उससे किस तरीके से बचा जा सकता है और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्योंकि ये एक तरीके से एक ऐसा जहर है जो कि हमारी नस्लों की रगों में डाला जा रहा है। अब इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ राव अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं जो कि लॉयर हैं और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइए कि इशू थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को आप बता दें कि हो क्या क्या रहा है। इंतहाई शर्म की बात है कि मेरे मुल्क में जो कलमा इस्लाम के नाम पर बना, जो नज़रिया इस्लाम के नाम पे बना, उसमें सोशल मीडिया पर एक अजीब ब्लास्फेमी और बदतहज़ीबी का तूफ़ान बरपा है। पोर्न के साथ ब्लास्फेमी हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने इसको कनेक्ट किया हुआ है और हमारे ही बच्चों को वो ख़राब कर रहे हैं। जिसके लिए आज मैं और आप बैठे हुए हैं वो है अवेयरनेस, ताकि मैं और आप अपनी नस्ल को बचा सकें। बिल्कुल। और जिस नस्ल ने मुल्क को चलाना है उसको मुल्क चलवाएं उससे, ना कि उससे फाश मवाद चलवाएं। जी। हमने हो क्या रहा है, वो बड़ा दर्दनाक रहा है। मेरे और आपके जिस्म के कुछ हिस्से हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते बैठ के भी, वो गाली हैं। जिस्म के उन हिस्सों पे उन मुक़द्दसात के नाम लिखकर शेयर किए जाते हैं, उन पे वीडियो बनाई जाती हैं, उनके बाद उनसे लिखकर जिस्म के उन हिस्सों पे बदफेलियाँ की जाती हैं, फिर उनकी तस्वीर और वीडियो शेयर की जाती हैं। ये इंतहाई गिरा हुआ और गैर इखलाकी काम है। यहाँ तक के बताते हुए शर्म आती है, खौफ आता है किस मुक़द्दसात का नाम लिखा होता है। ये मेरे और आपके बच्चे हैं, कोई सेक्ट नहीं है इसमें बचा हुआ, कोई इलाका नहीं बचा हुआ, कोई इदारा नहीं बचा हुआ। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। जो कोर्ट के अंदर हमने रिट की, वहाँ पे जो रिपोर्ट जमा हुई, ऐसी 4 लाख आईडीज़ हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्पेस पे जहाँ से ये काम करवाया जा रहा है। और ये सारी की सारी क्या है, कैसे हो रहा है? हाँ, ये कौन? ये इल्यूमिनाटी का 666 चैप्टर है, फ्री मैसन्स हैं, एथिस्ट हैं, उन्होंने मिल के एक सेटअप बनाया और ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया 2011-12 से। और उस वक्त हमारी कौम शायद उसको नहीं समझ सके, हमारे रेलिवेंट इदारे नहीं समझ सके और ये सारा काम चलता गया। आज पाकिस्तान के अंदर आज बेशुमार लोग जेलों में चले गए हैं। वो कौन है? वो मेरे ही बच्चे हैं ना,
लेकिन उनको गलती करने दी, यहाँ तक लेकर आए हम उनको, उनका कि हमने तरबियत नहीं की, हमारी तरबियत में कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से उस हस्ती का जिसका नाम आने पर हमारी आंखें अदब से झुक जाती हैं, उन पे हम यहाँ तक चले गए हैं। तो मेरे पास ये बहुत से मुल्ज़िमों की ना फ्रांसिक रिपोर्ट है, इनका खुदा ना खास्ता एक सफ़ा अगर मार्केट में आ जाए तो मेरा मुल्क जल जाए। ये क्यों हो रहा है? इसमें पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन ज्वाइंट हो गए। ये पाकिस्तान की तबाही के लिए सबसे सस्ता तरीका इख्तियार किया गया, इसलिए ये डिज़ाइन हुआ। पाकिस्तान ये कोशिश उनकी ये है कि किसी तरीके से ये ओपन हो पब्लिक में और पब्लिक में मारधाड़ शुरू हो जाए, अमन ख़राब हो जाए। इसका अल्हम्दुलिल्लाह हम पे ये जब रिपोर्ट हुआ, हमारा लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान के नाम से ये सारा काम हो रहा है, इसको कवर किया जा रहा है, तो हमने इस सारी चीज़ को लीगलाइज कर दिया। हम लॉ के मुताबिक चल रहे हैं, हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ये मेरा मुल्क है, मेरे और आपके बुजुर्गों ने बनाया है, इसको मैं तबाह नहीं होने दे सकता। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब इस तरह के मवाद को इंटरनेट के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए फैलाया जाता है तो उसको ट्रैक करना आसान होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या आसान है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर कोई आदमी ये समझता है कि जैसे वो मशहूर है कि पाकिस्तान में सुई नहीं बनती, लेकिन पाकिस्तान में ये भी ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान में एटम बम बन जाता है। तो पाकिस्तान के इदारों के पास सारी टेक्नोलॉजी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ, जिस आदमी ने पाकिस्तान के सोशल स्पेस पे गुस्ताखी की वो बचेगा नहीं। उसकी बचत इतनी है वो 3 महीने बाद अरेस्ट हो जाएगा, वो 4 महीने बाद ट्रैकिंग हुई उसमें मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब ये कानून के मुताबिक किया, आज तक तो हम पे इल्ज़ाम था कि ये जो कौम है ना ये जज्बाती है, ये कानून हाथ में ले लेती है, सड़कों पे निकल आती है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा नहीं सड़कों पे निकल रहा, हमने सबके सामने खड़े हैं। अब तमाम मजहबी क़यादत हमारे राब्ते में है, तमाम की तमाम कानून के मुताबिक चलना चाह रही है। उसका रिजल्ट क्या है? 235 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अच्छा, इस ब्लास्फेमी में। और उसका बैकग्राउंड क्या था? उनका बैकग्राउंड पाकिस्तान के हर शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। वो आलम दीन भी हैं, अच्छा, वो ब्यूरोक्रेसीज में भी हैं, वो बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो बैंकर्स भी हैं, वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, हर शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मदारिस से पढ़े हुए हैं, वो मदारिस से पढ़े हुए हैं, वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, वो पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो बेहतरीन जो यहाँ पर लाखों रुपए फीसें लेते हैं उन इदारों से पढ़े हुए हैं। वो बना रहे थे या कंज्यूम वो बना भी रहे थे और शेयर भी कर रहे थे, और लोग जो बना बनाया मटीरियल है उसको भी शेयर कर रहे थे। बनाने की वजह क्या पता चली किस चीज से? ये फहाशी के साथ यहाँ तक सिस्टम चला गया। इसलिए हम सब इदारों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा फौरी अपनी अपनी जिम्मेदारी पे आइए। इस मुल्क की नस्ल को बचाना है, इस नस्ल ने आगे इस मुल्क को चलाना है। और अब जाहिर है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और पेरेंट्स भी देख रहे हैं, और हाँ। हम एक वो जनरेशन भी है जिसके जो मतलब आज़ाद है बेसिकली। वो ये कहते हैं हमारी प्राइवेसी भी ना इन्वेट करें, हमारे मतलब घुसे भी ना, हमारे फ़ोन भी ना चेक हो, तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो किसी और धरती पर चला जाए। पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना है, अल्लाह और इसके रसूल के नाम और उसके असहाब और उनकी मुकद्दसात के ऊपर हम बिल्कुल भी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए जाने देनी पड़ी, ये बहुत छोटी चीज़ है, उनके लिए सब कुछ बहुत छोटी चीज है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तमाम कौम से अपील करते हैं कि आप कहीं पर ये मवाद देखें, बिल्कुल आपका एक ही जिम्मेदारी है, आप साइबर क्राइम का जो सेल है वहां रिपोर्ट कर दे। 15 थाने हैं पाकिस्तान के अंदर, हर थाने के अंदर एंटी ब्लास्फेमी सेल ABC बनवा दिया गया है। वहां पर ये काम हो रहा है, वहां तमाम चीजें लगी हुई हैं। इससे सबसे बढ़ के जो हमारी अचीवमेंट होगी वो फिल्ट्रेशन होगा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्पेस पे कोई चीज ऐसी ना अपलोड हो, ना शेयर हो, ना चलाई जा सके, ना देखी जा सके। और इंशाअल्लाह चेयरमैन इस चीज पे उन्होंने हमसे वादा किया है कि जल्द से जल्द वो इस टेक्नोलॉजी को लगाएंगे। वो इस किस्म का मवाद ज्यादा इन लोगों के लिए आसान क्या है? उसको व्हाट्सएप पे देखिए, ये कुछ ऑनलाइन डाल के कुछ मखसूस ग्रुप्स हैं, कुछ मखसूस जगह हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये मौजूद है। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ हर चीज,
तजस्सुस के तौर पे भी मेरा कोई बच्चा वहां ना जाए, ये गलाजत है, गलाजत तजस्सुस के तौर पे भी नहीं देखी जा सकती और ना बर्दाश्त की जा सकती। और बिल्कुल सीधी ये मेरा और इदारों जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं FIA, मतलब मैं पूछना ही चाह रही हूँ राव साहब कि मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर तो मेरा है ना, ज़ाहिर है मैंने आपको दिया, अगर आप मेरे ताल्लुक वास्ते के लोग हैं, मैंने किसी को दिया, क्या हर एक शख्स को इस किस्म की वीडियो या मैसेज आ सकता है? वो जी बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो लोग ज्यादा शिकार बनेंगे जो पोर्न देख रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकार वो है इसके, और हर वो आदमी, क्योंकि ये पोर्न से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कलेक्ट किया हुआ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा आसान उनका शिकार है। हाँ, बकिया लोग भी जो फेसबुक पे आप देखते होंगे, बहुत से आप फेसबुक देखते देखते आपके सामने एड्स आ जाते हैं, वो एड्स भी आपको पोर्न पे लेके जाएंगे और पोर्न से आपको ब्लास्फेमी तक इंसेस्ट करके और आगे ब्लास्फेमी तक लेके जाएंगे। अच्छा, अब पेरेंट्स जो हैं वो कैसे अपने औलादों को बचा सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? हर बंदे को और हर वालिद को अपने बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटी को मॉनिटर करना पड़ेगा। वो मॉनिटरिंग इसलिए भी ज़रूरी है और इसलिए भी आसान है कि आप आज मॉनिटरिंग कर ले, इससे पहले कि कल आपका बच्चा अडियाला जेल से बाहर आ रहा हो। अडियाला जेल की गाड़ी में बैठने से पहले उसकी मॉनिटरिंग करें, उसको रोकें, उसको समझाएं कि ये मुकद्दसात आपके वालिदैन, आपकी माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, इसलिए इन पर कोई बात नहीं होगी। जहाँ तक आपका था कि अब कानून के साथ चलने का क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये बात करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। जब हम कानून के साथ चले तो मैंने बताया 235 लोग गिरफ्तार हुए, कानून के साथ चलने पे 16 लोगों को सजाए मौत हो गई है। कोई हमारी अदालतों के बारे में बड़े अजीब अजीब बातें आती हैं, खुसूसन ब्लास्फेमी से रिलेटेड, लेकिन इसकी भी प्रोजेक्शन चाहिए हमें कि मीडिया के अहबाब भी जिम्मेदारी निभाएं कि अदालतें इनको अभी तक न जमानत दे रही है न बरी कर रही है, तो इसका मतलब है कि एविडेंस है, ये सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसमें कोई हमारा वो एलिगेशन नहीं है कि मैंने ये बना दी होगी, किसी और ने बना दी होगी। इसमें उस किस्म का खदशा का कितने % चांसेस हैं कि किसी को आपने जबरदस्ती जानबूझ के फंसा दिया, जो अक्सर ये भी इल्जाम होता है ना कि इल्जाम लग गया किसी पर बगैर शवाहिद की बुनियाद पर? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये 235 लोग हर तरह से चेक करके उसके बाद इन पर हाथ डाला जाता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी पे ऐसा किसी मतलब कोई इल्जाम आए। उसका कह दिया, उसका कह दिया बिल्कुल नहीं सर जी, जब तक मैडम जब तक ये देखा नहीं जाएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या पोजीशन मौजूद है, जो उसकी एविडेंस आई है वो तो उसकी गिरफ्तारी से पहले चेक हो चुकी होती है कि ये एविडेंस मौजूद है या नहीं है। इवन कंप्लेंट जब आती है और मेरे पास मौजूद है और मैं उससे कह रहा हूँ कि ये क्या तुमने भेजा है, तो मैं पकड़ा जाऊँ, वो जो आया है सोर्स पकड़ी जाती है, सोर्स ही पकड़ा जाएगा। हाँ, आप जब सोर्स बनेंगे तो फिर आप पकड़ा जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इस ब्लास्फेमियस मटेरियल को आगे शेयर मत करें। साइबर सिक्योरिटी वालों को बताएं, साइबर को बताएं, FIA को बताएं, पुलिस को बताएं, आप वहां FIR दर्ज करवाएं, उसकी नकल हमें भेज दें लीगल कमीशन और ब्लास्फेमी पाकिस्तान को। हम खुद उनके साथ हर टाइम राब्ते में, हमारी टीमें बैठी हुई हैं वॉलंटियर्स की, हम हर चीज खुद देख रहे हैं, उन पे चेक बैलेंस रखा हुआ है। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान की, ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरी पाकिस्तान की जो स्टेट मशीनरी है वो एक्टिव हो चुकी है और वो इन चीज़ पर उतनी ही उनका भी ईमान है जितना हमारा है, हमसे ज़्यादा ईमान है, हमसे ज़्यादा मोहब्बत वतन है वो लोग, और वो इस चीज़ पर एग्री हो चुके हैं कि ये काम पाकिस्तान में नहीं चलेगा, पाकिस्तान की धरती के अंदर गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी मुकद्दसात नहीं होगी। वो इसके अंदर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये किसी मसलक या मज़हब से रिलेटेड नहीं सही बात। हमारा सिंपल एक प्रिंसिपल, जिसका मज़हब को मज़हब की तारीफ पे जो अकायद पूरे उतरते हैं, उस मजहब की किसी मुकद्दसात की कोई आदमी तौहीन नहीं करेगा। ना ये तौहीन इस्लाम इजाज़त देता है, ना ये तौहीन पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है। कोई ईसाइयत की तौहीन करेगा, मुदई हम हैं। तमाम मज़ाहिब को अगर कोई इस्लाम की तौहीन करेगा तब भी मुदई हम हैं, और इसको किसी ऐनक से मत देखा जाए, ना फिरका वारियत की, ना मजहबी तफरीक की। थैंक यू सर, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा दर्द का मुकाम है कि मेरी माँ की इज्जत एट स्टेक पे है, मेरे बाप से बड़ी हस्तियों की इज्जत एट स्टेक पे है, तो उनके लिए हम सब कुछ लगाने के लिए है। लेकिन बहुत इशू, इंपॉर्टेंट इशू है और इसको जो है वो हाईलाइट करना चाहिए। थैंक यू सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।